क्या सच में हिस्ट्री सिर्फ लिखी जाती है या एडिट भी की जाती है? जब भी रिफॉर्मर्स की बात होती है, गांधी जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी अहिंसा, उनका खादी और उनका सत्याग्रह। लेकिन एक सवाल उठता है, गांधी से पहले भी कोई था जो कास्ट को ओपनली चैलेंज कर रहा था, जिसने शिक्षा को ब्राह्मण मोनोपोली से तोड़ने का काम किया, जो कह रहा था, तुमने हमें पढ़ने नहीं दिया, इसीलिए हम गुलाम हैं। ये थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें कई लोग भारत का पहला एंटी कास्ट विचारक भी मानते हैं। और ऑनेस्टली वो महात्मा के टाइटल के पहले हकदार भी हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। फूले जी ने 1848 में पहला महिलाओं का, लड़कियों का स्कूल खोला, वो भी अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ। उन्होंने पहली बार ये कहा कि शिक्षा सबका अधिकार है, ना कि सिर्फ उन लोगों का जो द्विज है, यानी अपर कास्ट है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था। क्योंकि उस समय शूद्रों और अति शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और उनका पढ़ना पाप माना जाता था। उनके लिए तो वेद सुनना भी क्राइम था, तो लिखना पढ़ना कैसे संभव होता। फूले ने इसी सिस्टम पे सवाल उठाए, बिना हिंसा के, बिना ईश्वर का नाम लिए। सिर्फ लॉजिक, समानता और मानवाधिकार के बेस पर उन्होंने अपने सवाल उठाए। फूले के शब्द थे, ब्राह्मण्स ने रिलीजन बनाया है सिर्फ अपने फायदे के लिए। वे वही बोलते हैं जो उनको सत्ता में रखे। और अगर आप इतिहास देखें तो ये कहीं ना कहीं सच भी साबित होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है। ध्यान से देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के रिचुअल्स सिर्फ पंडित ही क्यों कराते हैं? हैं तो रिचुअल्स ही कोई भी करवा सकता है, तो सिर्फ पंडित ही क्यों कराते हैं? स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स आमतौर पर या मोस्टली अपर कास्ट के क्यों होते हैं? क्यों एससी एसटी ऑथर्स को एक्टिविस्ट के टैग के साथ ही पहचाना जाता है, ना कि मुख्य धारा के बुद्धिजीवी के रूप में? ये सब ब्राह्मणिज्म का सटल इम्पैक्ट है, जहां कास्ट एक अदृश्य सिस्टम के रूप में लगातार 24 घंटे काम करता रहता है। और आते हैं रीसेंट मुद्दे पे। अनुराग कश्यप ने कुछ कहा एक्स पे, और क्या वो गलत था? अभी 2 रोज पहले, कुछ दिनों या 1 या 2 दिन पहले, अनुराग कश्यप ने कुछ बातें कही जो एक्स पे कही, जो आपत्तिजनक कही जा सकती हैं, और इंटरनेट का एक हिस्सा पूरी तरह से उसके खिलाफ आउटरीच में चला गया। लेकिन दूसरा हिस्सा, खासतौर पे विद्यार्थी, यूथ और बहुजन, यानी पिछड़ी और दलित जातियों के लोग, उनकी बात से सहमति जता रहे थे। क्योंकि कश्यप ने जो बोला वो एक अनकंफर्टेबल सच था, और अनकंफर्टेबल सच ही सिस्टम को हिलाते हैं और फिर एक नया समरूप सिस्टम बनाते हैं। ध्यान से सोचिए, क्या आज भी किसी वाल्मीकि या पासवान को टीचर बनने का मौका मिलता है बिना किसी भेदभाव के? क्या पिछड़ी जातियों के बच्चे बिना फियर के क्लासरूम में अपना सरनेम लिख सकते हैं? क्या यूनिवर्सिटीज में बहुजन विचारकों को सीरियसली पढ़ाया जाता है, या सिर्फ ऑल्टरनेटिव वॉइस, यानी वैकल्पिक आवाजें कहकर एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है और पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है? क्या रिजर्वेशन सिर्फ एक कोटा है, या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल करेक्शन मैकेनिज्म है, पुराने इतिहास को बदलने का एक तरीका?
जब तक ये सवाल एग्जिस्ट करते हैं, तब तक फुले की सोच भी रेलिवेंट है। और जब तक लोग कास्ट को इमेजिनरी कहेंगे, तब तक रेवोल्यूशनरी वॉइसेस की ज़रूरत है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हिस्ट्री को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। फुले, पेरियार, सावित्रीबाई, अंबेडकर सबको सिलेबस का कोर हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिर पब्लिक डिस्कोर्स में डाइवर्सिटी की सख्त ज़रूरत है। लेखक, पैनलिस्ट, प्रोफेसर सब कास्ट डाइवर्स होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही जाति के लोग जो एक जैसी ही बातें करें। और प्रतिनिधित्व को टोकनिज्म नहीं बनाना चाहिए। लीडरशिप में रियल पार्टिसिपेशन चाहिए, सिर्फ बैनर्स नहीं। तो बहुजन यूथ को स्पेस दीजिए, आर्ट में, सिनेमा में, मीडिया में, साइंस में, हर जगह, क्योंकि उनकी आवाज़, हर जगह उनकी आवाज़ हो। फूले सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वो एक विजन थे, ऐसी ही आवाज़। उन्होंने कास्ट को डायरेक्टली नाम लेकर चैलेंज किया, बिना शुगर कोट किए या बिना मिश्री मिलाए। और जब तक भारत कास्ट से आज़ादी नहीं पाता, तब तक फूले महात्मा से कम नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या हम फूले के इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं या कास्टिज्म के रिपीट टेलीकास्ट में फंसे हुए हैं? कमेंट में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपके सोच में बदलाव लाता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि असली रेवोल्यूशन टेक्स्ट बुक से नहीं, विचारों से आता है।